अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। भारत पाकिस्तान की टेंशन राइज हो रही है और पाकिस्तान इस टेंशन में सुकून के साथ, बेहतर तरीके के साथ, मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। चूँकि पाकिस्तान को ये बात पता है कि हमने कभी पहल नहीं की, हमने पहल करनी भी नहीं है, हम खित्ते में हम चाहते हैं। और भारत को बहुत अच्छे से पता है कि भारत एक दहशत गर्दाना सोच के साथ पनपने वाला और आगे बढ़ने वाला मुल्क है। भारत इस खित्ते को आग में झोंकना चाहता है। भारत इस खित्ते में दहशत गर्दी को बढ़ावा देना चाहता है। भारत की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया भर में कत्लो गारतगिरी में मसरूफ़ अमल है। सब जानते हैं, कनाडा से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका, बरतानिया, हर जगह कत्लो गारतगिरी में अगर किसी का नाम आता है तो वो रॉ का आता है। भारत के अपने अंदर अक़लियतों के बड़े मसाइल हैं और बहुत सारी तहरीकें आज़ादी की चल रही हैं जो भारत से छुटकारा चाहती हैं। सिख मुसलसल खालिस्तान तहरीक से जुड़े और जाहिर है उनके साथ जिस तरह जुल्म सितम भारत ढा रहा है वो भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते। और गुरपतवंत सिंह ने तो बड़े वाज़े तौर पर सिख बिरादरी को ये पैगाम दिया है और कहा भी है कि तमाम सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी। और ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, चूँकि हमने हमेशा बेहतरी अच्छाई का साथ दिया है। हम हमेशा लोगों के साथ मिल के रहना चाहते हैं, इस खित्ते में मिल के रहना चाहते हैं, अमन की बात करना चाहते हैं। हाँ, अगर भारत किसी भी किस्म की जारियत जो उसके जहन में है, जो उन्होंने पहले भी 2019 में करके थप्पड़ खा लिया था, अगर ऐसी जारियत कोई है उनके जहन में और कोई एक ढोंग रचा के पुलवामा जैसा पहलगाम में वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की शॉर्टर फॉर्मेट की, बॉर्डर लेवल की कोई जंग लड़ना चाहे तो फिर वो अपना शौक़ पूरा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह थप्पड़ खा के ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है, पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं। सबसे अहम बात कि तमाम मुल्क, चाहे वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, अवाम हो, मीडिया हो, हर शोबा हो, वो एक सतून की तरह तमाम लोग अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। पाक बहरिया ने भारत के जासूस त्यारे जो P-81 था उसका भी सुराग लगाया, मुसलसल निगरानी की जा रही है, बच रहे नहीं हैं। इनको डर है कि इनके राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिया तो राफेल की भी मार्केट पूरी दुनिया में ख़राब होना शुरू हो जाएगी। राफेल इन्होंने लिया था अभी और अब इनको चलाना भी नहीं आते हैं। सारी दुनिया जानती है जिस तरह से ये अपने तैयारे गिराते फिर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में इनके तैयारे गिरे, सैकड़ों की तादाद में इन लोगों से अपने ही इक्विपमेंट संभाले नहीं जाते। और अहम मसला कि ये आदी हैं कश्मीर के निहत्ते अवाम को कत्ल करने के, वहाँ पर उन्हें मारने के। इन्हें अभी आदत नहीं है फ़ौज से लड़ने की और एक बार टकराव होकर देखेगा तो लग पता जाएगा सिर्फ भारत को शौक़ है। अब हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल बढ़ा रहा है। एक ही हफ्ते में 2 बार बातचीत हुई वज़ीर आज़म से भी, फिर सदर और वज़ीर आज़म से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी अहम मुलाकात की है, बड़ी अहम बातचीत हुई है, खित्ते के अमन को लेकर बात हुई है। पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का कहा है, पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन जहाँ पर पानी रोकने की बात करेगा भारत, वहाँ पर भारत को मुँह की खानी पड़ेगी और भारत को तैयार रहना पड़ेगा। फिर अगर दहशत गर्दी आप भी करेगा तो फिर उसका जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा भी एक्सपेक्टेड है। क्या बात होगी, कैसे बात होगी, क्या मोदी जैसे माइंडसेट जो टेररिस्ट माइंडसेट है वो चीज़ों को समझने पर तैयार है या फिर वो अपनी सियासी गेम खेल रहा है? ये सियासी गेम उन्हें कहाँ ले जाएगी और क्या सोच रहा है भारत और किस वजह से भारत जो एकदम एजिटेशन की सूरत आया था, दुनिया से अच्छा जवाब नहीं मिला उन्हें और उनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो एकदम से वो खामोशी क्यों, टेररिस्ट क्यों नहीं पकड़े गए? अब ये सवालात उन तक उठ रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। सजाद अनवर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। अब्दुल्ला गुल साहब, एक तरफ भारत उसकी गीदड़ भभकियाँ, दूसरी तरफ इस खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश और पूरी दुनिया से जिस किस्म का उन्हें जवाब मिल रहा है, तो आप समझते हैं कि ये सारा कुछ देख कर जो भारत चाह रहा था उसके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत अगर ये कोशिश करके देखना चाहता है तो आजमा ले, आजमाइश शर्त है। गो के हमारे DGISPR ने ये कहा है कि आजमाना नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा आजमाइश शर्त है। एक दफ़ा तसल्ली कर ले ताकि फिर ये ना कहे कि हसरत नहीं रही। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी के पास 2 बातें हैं, या तो अपनी फौज के हाथों शहीद हो जाए और या फिर अवाम के हाथों मुर्दार हो जाए।
तो क्योंकि फौज के अंदर तो हो गई है बगावत और बड़ा वादे नजर आ गया है। आपने 3 जर्नैलों का तो सुना, लेकिन आज की खबर यह है, बल्कि कल रात की खबर, कि आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का जो है वो नेवल शिप है और बड़ा उनका फखर है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका कप्तान जो बरिंदर सिंह है, वो उसने को गिरफ्तार कर लिया गया है और विक्रांत को वापस बुलवा के उसको जेर हिरासत लेके उसकी कमांड से फारिग कर दिया गया, जिसने कमांड सन 2023 से 31 दिसंबर को हासिल की। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो आलमी बिरादरी उसका रद्द-ए-अमल है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे। कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए जी, मैं तो एक बात जो वादे करना चाहता हूँ, ये मोदी ने आखिर ये क्यों ऐसी हरकत की, जो कि अभी बयां होगी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तो उसकी तारीख बड़ी लंबी है, लेकिन जब भी उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके पीछे उसके बड़े मकासद थे, ज़्यादातर उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते थे। तो इस दफ़ा जो है क्यों उसने किया, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान फौजी लिहाज से तो बड़ा मजबूत है। तो मालूम है कि हमारी इस वक्त जो न्यूक्लियर पावर और मिसाइल पावर इतनी ताकतवर हो गई है कि हमने मिनिमम जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको हमने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस तक ये पहुंचा दिया है। तो उसके बावजूद जो है उसने ये इतना बड़ा रिस्क जो ये लिया है, और फिर उसके ऊपर जो है उसने सिंथास का एग्रीमा जो है वो भी जो है सस्पेंड कर दिया अगेंस्ट दी इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन वगैरह वगैरह जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको कुछ गलतफहमी या कुछ खुशफहमी हो गई थी। अब देखिए कि जो 20 साल की जो वॉर ऑन टेरर हुई, जिसमें के जो मेन इत्तेहादी थे, स्ट्रेटजिक पार्टनर, वो अमेरिका, इसराइल और इंडिया था, और साथ जाहिर है कि और भी जो है ना नेटो वगैरह जो है वो कंट्रीज भी थी, लेकिन उनके अहदाफ पाकिस्तान के खिलाफ तो थे। वो अहदाफ जो है उनकी वहाँ से जो ह्यूमिलेटिंग तरीके से जो विड्रॉल हुई और उनको जाना पड़ा, तो वो उनको भूले तो नहीं, उन्होंने वो सारे अपने अहदाफ कैंसिल तो नहीं कर दिए, वो तो आज भी कायम है उसी तरह, वो आज भी जो है वो अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने सेकेंड वेव ऑफ टेररिज्म शुरू कराई ताकि अपना अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो ये ख़त्म करें। और ये पिछले 2-3 साल में दिसंबर 2001 से आज तक तो दो हमारे जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें कि फाटा दम हो चुका है, और केपी जो है वो इस वक्त बहुत नाजुक हालत में है, और वहाँ पर इंसर्जेंसी जो रॉ स्पॉन्सर्ड है वो एक इंटेंसिफाई हो गई है, और वो एक तरफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, दूसरी तरफ जो है ना ग्रेटर बलूचिस्तान और ग्रेटर पश्तूनिस्तान की जो है ना बात ये कर रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये थी कि इंडिया ने ये समझा कि जितना आज पाकिस्तान दलदल में फंस चुका हुआ है, मल्टीपल किस्म की इसको इंटरनल जो है ना क्राइसिस है, जिसमें वो घिरा हुआ है, निकल नहीं सक रहा, और जो है इसको इसकी इकॉनमी जो है ना वो भी डूबी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अलावा अफगानिस्तान जो है वो भी हॉस्टाइल हो गया है। तो 2 फ्रंट सिनेरियो इसके लिए है, ईरान भी नॉट सो फ्रेंडली है। तो सिचुएशन बड़ी एक राइट है कि अभी द आयरन इज हॉट एंड नाउ स्ट्राइक पाकिस्तान। और ना ये कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अपने ऑब्जेक्टिव करे, बल्कि बाहर का जो इलेक्शन है वो भी कराना है, और जो उसने बाकी मानदा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करने थे, यानी कि चेंज ऑफ डेमोक्रेसी, उनको जो है ना माइनॉरिटी बना के और फिर उनको जो है ना एक जो है ना हिंदू मेजॉरिटी करके उसकी तरफ जो है ना ये कदम बढ़ाना था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इंडिया ने इस किस्म का बड़ा कदम उठाया है, अकेला नहीं उठाया, उसको अपनी बड़ी स्ट्रेटजिक पार्टनर जो 2 हैं उनकी आशीर्वाद मिली है, उनसे गो अहेड मिला है, फिर उसने ये जो है ना ये कदम उठाया है। क्यों? क्योंकि उसने हर दफा जो इस तरह का ये काम किया, उसके बाद उसकी बैकअप सपोर्ट में अमेरिका एकदम कूद पड़ा, उसने उसकी नैरेटिव को ये तस्लीम किया और पाकिस्तान को सारा प्रेशराइज किया कि आप अपोलोजाइज करो या उनको इजाजत दो कि वो भी कोई किसी किस्म का कोई जो है
कोई स्ट्राइक करें या उनका गुस्सा ठंडा करें, फलाना कर, इस तरह की बात। तो ये मैंने आपको ये बैकग्राउंड बता दी। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है, और अब यही बैकग्राउंड है सर। बहुत अच्छा, आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें ये दोनों चीज़ें बताई हैं। सजाद साहब, एक तो ज़रा हम मीडिया फ्रंट पर देखें, जिस तरह से भारतीय मीडिया अपनी आवाम को उकसाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, गलत बयानियाँ घड़ने की। वाक़या हुआ नहीं, 10 मिनट के अंदर उस दिन DGISPR ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने रखे, भारत जिसका जवाब भी नहीं दे सकता, और 10 मिनट के अंदर उनके मीडिया ने पाकिस्तान पर क्लेम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को अक्यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो एक हिजान पैदा कर दिया। अब वो इस हद तक थक गए हैं कि वो अपनी ही फ़ौज की बुराइयां दुनिया के सामने बताने पर मजबूर हो गए। फिर उन्हें डर है कि वहाँ पर उनके अपनी फ़ौज में बगावत है। जी अरसलान, आपने दुरुस्त तज्जिया किया, लेकिन बात यह है कि खुद इंडियन मीडिया जो है उसमें जो नैरेटिव बिल्ड किया गया पहलगाम वाक़े के बाद, अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट और खुद नरेंद्र मोदी उसका शिकार हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा बिल्डअप किया था ना कि जी अभी हमला कर रहे हैं, अभी अटैक कर रहे हैं। वो सऊदी अरब का दौरा मनसूख करके आ रहे थे और अभी 14 दिन हो गए हैं। तो हर इंडियन उनसे पूछ रहा है कि भाई वो जो मीडिया में आपने इतना बड़ा बिल्डअप और वॉर मॉन्गरिंग की थी, आप कहाँ खड़े हो? ये खुद इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है उनका मीडिया। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जो भारत में आज़ाद आवाज़ें हैं, जैसे रवीश कुमार हैं, आशुतोष हैं, इवन कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के MP हैं, वो भी अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं। कल उन्होंने 2 ऐसे जर्नलिस्ट बुलाए हुए थे जिन्होंने इस वक्त जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत के अंदर जो वॉर मॉन्गरिंग है उसको भी, और जिस तरीके से इस वाक़े को बिल्डअप किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खुद भारत के अंदर भी एक डिस्कोर्स अब मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, कि वो जो बिल्डअप उन्होंने मीडिया के ज़रिए एक वॉर मॉन्गरिंग और एक पाकिस्तान के खिलाफ जंग को शुरू करने का आगाज़ किया था, वो उनके अपने गले पड़ती हुई नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया का रोल एक इंतहाई हेल्दी था, और पाकिस्तानी मीडिया में उस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं हुई। यहाँ पे सिचुएशन रूम्स बनाए गए मुख्तलिफ TV चैनल्स की तरफ से, लेकिन इंडिया में तो वार रूम्स बनाए गए थे आपके सामने ही। जी जी बिल्कुल, और उनके तो यहाँ तो एक हिजान अंगेजी की कैफियत पैदा कर दी गई थी। हाँ जी, ये जो अभी तक अरसलान वाक़यात जिस तरह से उनकी वो शेप अप हो रहे हैं ना, उसमें आप देखें कि मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तज्ज़िये में जल्दी नहीं करनी चाहिए। खुद जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं भारत में, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया आइसोलेट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि उस तरह से जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हो गया है आके, और पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, चीन पर हमला करेगा, और हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। उस तरह से वो कह रहे हैं कि अमेरिका उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको झंडी दिखा दी है। और हत्ता कि उनको मोदी साहब की ये जो मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी थी, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से अगर इमदाद आएगी तो वो सीधी पाकिस्तान में आएगी, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और दूसरे मुल्क। और फिर इसी तरह एक और बात भी भारत में बड़ी वाज़ेह हो रही है कि जिस तरह से तुर्की ने हमारी नेवल सपोर्ट के लिए अपने जहाज और अपना वेपन्स कराची पहुंचा दिए हैं, और जिस तरीके से चाइना ने हमारी मदद की है, ख़ास तौर पे सैटेलाइट जो निगरानी है उसके हवाले से भी, और हमारी एयरफोर्स और हमारी जो इंटेलिजेंस का मामला है, और जो साइबर स्पेस के ऊपर जो सजाद साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, यही हुआ है। असल ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बार अपना बयानिया और उनके बयानिए को किल किया, अपना बड़ा ज़बरदस्त बयानिए को आगे बढ़ा, और बड़े बुर्दबार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगरचे इजराइल जो है वो इंडिया के साथ खुल के खड़ा है,
और वो अपने हर तरह की टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, वेपनरी भी देंगे और वो आएंगे भी, लेकिन उस तरह से खुल के मुझे अमेरिका भारत के साथ खड़ा होता खड़ा हुआ नजर नहीं आ दिखाई रहा। नहीं दे रहा। अब्दुल्ला गुल साहब, हाँ, इससे अग्री करेंगे जो आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल अभी सजाद अनवर साहब बयान कर रहे हैं? अरसलान साहब देखें, बात यह है कि इंडिया यकीनन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी शिकार हुआ है और उनको जो रशिया से उम्मीद थी वो भी बर नहीं आई। अमेरिका के मुताबिक जो है वो ये समझ बैठे थे कि क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका की मुखासमत है, इस वजह से शायद हम जो है इस खित्ते के इसराइल बन गए हैं। हम अगर इसराइल अमेरिका की एक आंख है तो दूसरी आंख जो है वो इंडिया बन गया है। लेकिन ये याद रखें, अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रंप साहब ने ट्रंप कार्ड खेला और यूक्रेन को बिल्कुल जो है वो उन्होंने सज्जी दिखा के खपी मार दी, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या मुमकिन नहीं है कि आइंदा मुस्तकबिल में चीन के साथ कोई पावर शेयरिंग फार्मूला जो है जैसे व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनाया गया और जेलेंस्की को जो है वो मार्जिनलाइज किया गया, तो ये भी चाइना के साथ पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका को ये रियलाइज हो रहा है कि अब वो सोल सुपर पावर का स्टेटस जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे, उनको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि क्या लड़ के उन्होंने करना है, तो लड़ने की पोजीशन उनकी है नहीं, और अगर उन्होंने कोई मिल बांट के काम करना है तो उसके लिए जाहिर है दे विल बी रेडी। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इंडिया के अंदर इंडिया की तमाम जो स्ट्रेटजी है, तमाम इस टाइम पे डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो इस बात के ऊपर चल रही हैं जी, वो चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे हम जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, ट्रांस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म हो, या ट्रांस इंटरनेशनल टेररिज्म हो, इसके ऊपर जो है वो दुनिया आंखें बंद कर लेगी और भारत को हर हालत के अंदर जो है वो सपोर्ट मिलेगी। ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी साख खो रहा है, और जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर मामलात थे जिसके ऊपर वो ये सोच रहे थे कि शायद बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करेगी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी कारोबार के लिए तो सपोर्ट करती है, जंग के लिए सपोर्ट नहीं करती। तीसरी चीज जो उनकी फौज की तैयारियां हैं, फौज की तैयारियां जो हैं वो उनकी अर्बन वॉरफेयर के लिए हैं, उनकी फौज की तैयारियां जो हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए हैं, लेकिन वो एक फुल फ्लेज वॉर एक ऐसी मुल्क के साथ जो पिछले 25 साल से हालत जंग में हो, उसके साथ उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, इस पर जरा गौर कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को जब ये पता चला कि अब बात उसके हाथ से निकल गई है और फौज के अंदर भी उसकी जो जनरल द्विवेदी है वो उसकी अब जो है वो नहीं सुन रहा, तो उन्होंने क्या किया कि पैंतरा बदल के सियासत खेली और बॉल जो है डाल दिया फौज के कोर्ट में कि जी मैंने फौज को इजाजत दे दी है कि वो डिसीजन करें। भाई वजीर आजम तुम हो, सुप्रीम कमांडर तुम हो, तुम जाके काम करोगे, तुम इशारा तो तुम दोगे, जंग का बोलना या जंग का ना बोलना ये तुम्हारे डिसीजन है। यानी कि नरेंद्र मोदी को अंदाजा हो गया है कि ये मामला नहीं चल रहा, और इसी वजह से उसने चालाकी से फौज के ऊपर मलबा शिफ्ट कर दिया कि अगर फौज करेगी तो भी फंसेगी, नहीं करेगी तो भी फंसेगी, तो नरेंद्र मोदी का गर्दन जो है वो बची रहेगी। लेकिन ये हर बार पैंतरे नहीं चलेंगे, इस बार नहीं चलेंगे। पाकिस्तान उसके मुकाबले में डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है, पाकिस्तान इस टाइम पे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है जो कि रंग ला रही हैं, और पाकिस्तान इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कौम को यकजा करना। और वो आपने देखा कि तमाम जो पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो रही हैं पार्लिमानी, और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक पैगाम दिया बावजूद अपने डिफरेंसेस के, जो काम करने वाला है। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, काम ये करने वाला है कि पानी की वजह से हमें जंग फेस करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये जंग टालना नहीं है, हमने जो है वो इस जंग को मुस्तकिल तौर के ऊपर इसका खात्मा करना है, बिलखसूस पानी के हवाले से, क्योंकि पानी का मामला जो है वो इतना खतरनाक है कि जिसकी इंतहा नहीं, आज नहीं तो कल हमें इसके ऊपर जंग करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है, जब दुनिया तवज्जो का मरकज बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया, इस टाइम पे जो है वो पानी का मसला हल करवाना चाहिए, और ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं इनको ऑनर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो 6 महीने के बाद हम फिर बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन पे होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अब्दुल्ला गुल साहब ने। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, बाकी हज़रात से भी इस पे बात करेंगे। आज नहीं तो कल पानी एक ऐसा इशू है
भारत हमेशा छेड़छाड़ करेगा, शरारत करेगा, शर करेगा और भारत आबी दहशतगर्दी करेगा। वो करता है, कोई नई बात नहीं है, उनकी नस नस में है ये। जब तक मोदी है तब तक तो नस नस में है ये। करेगा भारत, इसके लिए आज नहीं तो कल जंग फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये मामला अब अगर हल हो गया तो बेहतर तरीके से हो जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल्ला गुल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने कहा आज नहीं तो कल आबी जारियत भारत करेगा, ये बेहतर मौका है, तमाम तर दुनिया को बावर करवा दिया है। भारत ने खुद भी इस पर ये बेवकूफ़ाना कदम उठा लिया है और जाहिर है कि एक टेररिस्ट माइंड और क्या कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, क्या वाकई आज नहीं तो कल सोचना होगा हमें इस आबी जारियत को लेकर? भारत आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेगा, हमें फेस करनी ही होगी जंग। जी, सबसे पहले तो मैं एक तो ये बातें करूं, फिर मैं आपकी वाटर टेररिज्म की बात भी ये ज़रूर करूंगा। जो मैंने पहले जो बातें की उसमें एक आखिरी बात ये थी कि इंडिया ने ये समझा कि पाकिस्तान जो है आज आइसोलेट और फ्रेंडलेस हो गया। अब चीज़ जो है इसके बिल्कुल बरअक्स हुई। जिस तरीके से चाइना आगे आया, जिस तरीके से टर्की आगे आया और जिस तरीके से बांग्लादेश सामने आया और आज जो है अजरबैजान भी जो आगे आया, ये एक हैरानकुन बात है जिसने इंडिया की हवा निकाल दी। जो वीकनेसेस हमारी वेपन सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में और मिसाइल सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ एमुनिशन जो थी वो चाइना ने पूरी कर। जो स्पेशल ड्रोन से वो टर्की ने हमें ये दी। अब क्या हुआ है कि जी चाइना ने अपनी फोर्सेस को न ये कि गलवान वैली में मैसिव तरीके से डिप्लॉय कर दिया ऑफेंसिव पोस्चर पे, उसके साथ लद्दाख में, क्योंकि वो उसका सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर अज़ाइम है इंडिया के, अफगानिस्तान के और इजराइल के कि वो आइंदा वहाँ मिलिट्री बेस बने, वहाँ भी वो उसको खड़ा कर दिया है। और फिर अरुणाचल प्रदेश जो एक बड़ी सेंसिटिव जगह है वहाँ भी उसने अपनी फौजें खड़ी कर दी हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हुई। दूसरा ये है कि जो बांग्लादेश है उसने उसके रिटायर्ड जनरल ने तो ये बात कर दिया है, लेकिन हमें भी ये मालूम है कि उनकी नज़र भी उनकी जो सॉफ्ट वैली है 7 सिस्टर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट उसकी तरफ है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इन तीनों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया हो कि तीनों जो है हम इसको प्लान करके, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश दोनों जो है वो उधर से जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक भी कहते हैं वो करें और उधर से बांग्लादेश करें और ये काम जो है वो बआसानी वो ये कर सकते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो बनी है और फिर जो पाकिस्तान और चाइना का जो एक आयरन ब्रदर होल्ड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ये बनी है, इसने जो है अब इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस जो है तीनों की हवा निकाल दी है। अब आप ये देखें कि जब वो वाकया हुआ था 2019 का, उस वक्त ये बड़ा रोया धोया मोदी के काश हमारे पास अगर राफेल होते तो किस्सा कोई और होता। आज उसके पास राफेल भी आ गए, आज उसके बाद विक्रम जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। ये दो चीज़ें भी थी जिसने के इसकी जिंगज़म को जो है और उभारा। अब दोनों के साथ ये क्या हुआ आपके सामने है कि किस तरीके से हमने उनकी राफेल के वार को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से और अपने J-10C हथियारों की वजह से उनको भगाने पे मजबूर किया और उसकी वजह से उनका एयर वाइस चीफ भी ब्रिगेडियर साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एड अप कर दें इसी में। अगर राफेल जिस तरह से इनका यूज हम जानते हैं कि जिस किस्म के वो पायलट हैं, जिस किस्म की तरबियत है, हम तो क्या पूरी दुनिया को पता लग गया, एक्सपोज हो गए। हमारी तो स्टडी भारत है ना, हमें तो बहुत अच्छे से पता है उसके बारे में, वो एक्सपोज हो गया। अगर राफेल गिरवा देते हैं ये या राफेल इनका फ्लॉप हो जाता है तो आप समझते हैं उनको खुद भी खतरा है कि इसकी मार्केट भी खराब होगी? नहीं, उनको क्या, फ्रेंच को बहुत ज्यादा गम और परेशानी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, उनको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का ये पता है और ये जिस तरीके से उनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया है, ये इनको तो नींद नहीं आ रही होगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे प्राइज्ड फ्यूचर का ये जहाज है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि रडार की पहुंच से बाहर है और वो उसको अवॉइड करता हुआ ये अपने टारगेट को ये मार के वापस ये चला जाता है। तो वो भी हमने उसको
प्रीएम्प्ट करके जो है ना उसको पीछे कर दिया और ये भगा दिया। ये बहुत बड़ी हमारी जीत है और इंडिया की ये हजीमत है। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर को जो वापस कराया, जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि जी वो उनके कैप्टन को भी सैक किया, ये एक और बड़ी उनकी है। फिर उनका जो वो जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था वो भी उधर से गया। तो हर तरफ से उनको मिलिट्री फ्रंट के ऊपर से यहाँ तक के जो इनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने जो है ना 6 सेक्टर्स में जो है ना बहुत ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग की, उसको भी हमने जो है ना बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। और स्पेशल रॉकेट्स और मिसाइल मार के उनकी आगे वाली चौकियां जो है ना तबाह करके उनको मजबूर किया है कि वो पीछे पीछे उनको ये धकेल दिया है। तो ये बार भी उनकी जो है ये खता हुई है। बिला इश्तियाल फायरिंग का डिप्लोमेटिक वैसे सर बड़ा पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो करते हैं, वो आवाम को निशाना बनाते हैं, आम आदमी को निशाना बनाता है भारत, और फिर मुंह की भी खानी पड़ती है। चविंडा सेक्टर पर कम व बेश हम देखते हैं कि वहाँ पर इसी तरह के हालात रहते हैं भारत की वजह से, वहाँ भी उनके साथ ये होता है, कश्मीर की बाउंड्रीज पर भी यही होता है, और फिर उन्हें उसी पर थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। सजाद अनवर साहब जो बात करके गए अब्दुल्ला गुल साहब, आप समझते हैं कि बात कि बिल्कुल सही है, हमें अब मौका है कि हम ये पानी के मामले को आलमी सतह पर बेहतर तरीके से उठाएं, जो हम उठा भी रहे हैं, क्योंकि यही मौका है, वरना आगे भी भारत ने आबी जारियत या आबी दहशतगर्दी करनी है, फिर भी हमें वॉर फेस करने वाली सिचुएशन में आना होगा। देखिए अरसलान, सबसे पहली बात यह है कि अगर इमीडिएटली जंग शुरू होती है और ख़ास तौर पे कश्मीर फ्रंट पे अगर वो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर कहीं से अटैक करते हैं, तो ये पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि उस अटैक को रोकने के साथ साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि बगलेहार डैम और चिनाब और जेहलम के ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं उन्होंने पीछे कहीं पे भी, हमें उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए हमारा अभी। यानी इसी अगर शॉर्ट टर्म जंग भी होती है तो हमारे ये 2-3 चीज़ें टारगेट होनी चाहिए कि जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर्स डैम्स बनाए हुए हैं इस वक्त जेहलम पे और चिनाब पे, उनको निशाना बनाया जाए पहली बात। क्योंकि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो बात होती है ना जी, वो बहुत साल लगते हैं उसके ऊपर, और वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। हमारे हक को और हमारे पानी के हक को सारी दुनिया तस्लीम करेगी, हो सकता है हमारे साथ खड़ी हो, लेकिन जो काम हमारे करने के हैं वो ये हैं कि वो जो सारे ड्रिलिंग टैक्टिक्स भारत के पास हैं, जिस तरह से अभी आपने देखा जेहलम का पानी रोक के उन्होंने फिर उसको चलाया, इसी तरह चिनाब का पानी रोक के फिर चलाया, तो उन ड्रिलिंग टैक्टिक्स को रोकने के लिए उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको निशाना बनाया जाए, पहली तो बात यह है। और फिर जब निगोशिएशंस होती हैं तो उस पर अगली बात चलेगी। दूसरा मैं समझता हूँ कि देखें जो ट्रेडिशनल जंग है उसका मुझे लगता है कि वो उसका चांस काफ़ी लिमिटेड है। अगर वो एयरफोर्स का कोई अटैक करेंगे तो पाकिस्तान इस वक्त एट पार ही नहीं है, उससे थोड़ा आगे है चीन की मदद की वजह से और सैटेलाइट सपोर्ट की वजह से और साइबर सपोर्ट की वजह से। तो उस पर भी पाकिस्तान जो है वो उनको भारी पड़ सकता है। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के फ्रंट पे भी पाकिस्तान जो है वो बहुत एक भरपूर जवाब देगा। लेकिन जो काम इंडिया कर रहा है ना बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और जो काम वो अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है, जैसे उनका जो डिप्लोमेटिक एक सीनियर डिप्लोमेट जो है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर गया। अगरचे इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो रिसेंटली बातचीत हुई है, सादिक खान साहब जो आए, तो अच्छी खबरें हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत फ़ाल रहना चाहिए, और बलूचिस्तान के अंदर भी, क्योंकि वो छुप के वार करेगा तो करेगा बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक करवाएगा, या फिर हमारे जो फ्रंटियर का जो केपी का जो बॉर्डर है उस पर। तो ये पाकिस्तान के जो अपने यानी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी निगरानी करना हमारा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब साथ है, इस पर मैं बिल्कुल सजाद साहब आपका ये पॉइंट उनके सामने भी रखता हूँ। पहले मैं ज़रा एजाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। एजाज साहब ज़रा हम चाहेंगे कि खारजा पॉलिसी को लेकर थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से हम लेकर चल रहे हैं इस मामले को,
कितने फाल तरीके से दुनिया को बावर करवाया। और आपको लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में अब सोच समझ रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भारत अपने मुंह की खा रहा है और भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा है। असलान, पहले तो ब्रिगेडियर साहब को भी खुशामदीद, लेकिन सजाद अनवर को भी खुशामदीद के मेरे बहुत ही अजीज और करीबी दोस्त हैं। अरसा दराज से कई दहाइयाँ गुजर गई और हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया है और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उठाया है। यही नुक्ता जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता भी है। ये जो अभी सजाद अनवर ने कहा है ना कि स्ट्रेटेजिकली हमें टारगेट करना चाहिए उन पॉइंट्स को जो इंडस वाटर ट्रीटी की जहाँ से खिलाफवर्जी भी हो रही है, जहाँ से पानी भी रोका जा रहा है। अब इसको ये समझने की जरूरत है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो क्या है और जो सजाद ने बात की है वो कैसे रेलिवेंट है। ये बहुत बुनियादी नुक्ता सजाद ने उठाया है। इंडस वाटर ट्रीटी में ये लिखा है कि दोनों, और ये एक यूनिक वायदा है जिसमें एक मुल्क ने 3 दरिया दूसरे मुल्क को दे दिए कि भाई आप बड़ा मुल्क हैं और आपके पानी के मसाइल भी ज्यादा है, चलिए आप ये 3 दरिया अपने पास रख लें और 2 दरिया हम अपने पास रख लेते हैं उस सिस्टम में। जो इंडस रिवर है, जो इटसेल्फ मतलब सिस्टम से हटके जो दरिया सिंध है, वो चूंकि उसका मुंबा इंडस रिवर उसमें नहीं आता इंडिया में, तो उसका इसलिए वो इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता था। और इसको हम इंडस रिवर सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि दरिया सिंध जो है वो वाहिद दरिया है जो गिलगित बल्तिस्तान से नीचे जब उतरता है तो उसके बाद कराची बल्कि बदीन के साहिल तक, केटी बंदर तक जाता है। उसको दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट बात है, उसको हम मुअत्तल ना पाकिस्तान यूनिलैटरली कर सकता है ना इंडिया कर सकता है। अच्छा, इंडिया ने पहले ये कोशिश की है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी बीच में डाला था और ये कोशिश भी की थी कि इंडिया इस वायदे से भाग जाए और इस वायदे में कुछ तरमीम कर ली जाए। वो कोशिश कामयाब नहीं है। अब भी इंडिया के अज़ाइम ही ये हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता है। पाकिस्तान ने बहुत स्विफ्ट खेला है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें एक तो पहली दफ़ा मैंने ये देखा है लंबे अरसे में कि जब हमने देखा था 2019, तो उस वक्त कुछ पैनिक दिखाई दिया था, लेकिन अब वो पैनिक नहीं दिखाई दिया। बहुत कामली, बहुत सुकून के साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपना काम किया, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अपना काम किया, वज़ीर दिफा ने अपना काम किया, वज़ीर दाखिला ने अपना काम किया, फौज ने अपना काम किया। हर टियर पर अपना अपना काम अपने अपने अंदाज में हुआ और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में नजर आता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने भी काम किया। जो दूसरा इंडिया के लिए बड़ा तादियाना है, अब वो इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, सब अपनी जगह। एक जमाने में वो ये कहता था कि तो अरब भी मेरे साथ है और अमेरिका भी मेरे साथ है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस वक्त तुर्की उसने तो अपना शिप लाकर एक्सरसाइज के लिए खड़ा कर दिया बहरे हिंद में, वो भारत को भी एक पैगाम है। अजरबैजान मसला कश्मीर पर वो मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका जो पाकिस्तान का है और उसने पाकिस्तान का जो उसको बाइक भी किया है। मलेशिया ने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन सारी दुनिया ने जो पाकिस्तान ने ऑफर की कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई है बशमूल अमेरिका। चीन और रूस तो चीन तो पहले ही खड़ा हुआ है। रूस भारत का इत्यादी समझा जाता है, लेकिन रूस ने भी वही बात की है जो पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर बात की है कि शिमला वायदा के तहत बात करें। अब पाकिस्तान, ये जो सजाद अनवर ने बात की, पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है? इसलिए कि भारत ने यूनिलैटरली हेल्ड इन अबेयंस रख दिया। पाकिस्तान ने ये वादे कर दिया कि भारत ने अगर पानी रोका तो ये जंग तस्वुर होगी, आबी जंग तस्वुर होगी, और भारत इस तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद है और पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पहल करेंगे तो फिर जो हमारा जवाब होगा वो आपको सरप्राइज देगा। जैसे 2019 में सरप्राइज दिया था, उसी तरह का सरप्राइज अब देगा। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए ब्रिगेडियर साहब को भी, मुझे भी, आपको भी और बाकी सबको भी, कि जो भारत में एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया है, वॉर मॉन्गरिंग जारी है। आप इंडियन मीडिया देख लें, वो तो अपने जो है वो पाकिस्तान को फतह भी कर चुके हैं और पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार भी कर चुके हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो जंग है ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई मस्बत नताइज नहीं लेकर आती। तो इसलिए पाकिस्तान की ये जो कोशिश है कि जंग से बचकर इंडिया पर दबाव डाला जाए, ये सबसे बेहतरीन कोशिश है और इसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को और इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह इश्तियाल में आकर पहले कोई कार्रवाई कर दे। पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान वो चीन वाली पॉलिसी इख्तियार करेगा, इश्तियाल में नहीं आएगा। हाँ, भारत जारहियत करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रियासती पॉलिसी है
हम उसी के मुताबिक चले। बाकी रही वो जो अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि बांग्लादेश उधर से आ जाए, और अब मेरा ख्याल है इन बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, बांग्लादेश इस वक्त भारत के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर हम इससे आगे की बात करेंगे तो फिर भारत को हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। लेकिन भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें उससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और जो उनका प्रोपेगेंडा है वो अब किसी सूरत दुनिया के जहनों में डालने की कोशिश भी नहीं कर रहा, या कोई उनकी जुबान या उनके आइडिया को बाहर नहीं कर रहा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये ऐसा सेटबैक है जिसकी उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। चूँकि हम गुज़िश्ता दिनों उनके टेलीविज़न चैनल्स भी अगर देखें तो वहाँ पर भी उनका कहना है कि जी टेररिस्ट आए, 250 किलोमीटर का बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गए, फिर वो इंडिया से सेफ एंड स्मूथ निकल गए और श्रीलंका चले गए। अजीब अजीब खबरें, कोई सबूत नहीं, सुई के बराबर एक सबूत देने में नाकाम रहा। 100 के करीब सिफारतकारों को बुलाकर एक बयानिया घड़ने की, झूठा बयानिया घड़ने की कोशिश की, वहाँ अजीमत का सामना हुआ, वहाँ सवालात हुए, वहाँ सबूत मांगे गए। उसके बाद बैन अवी बरादरी मुसलसल सबूत मांग रही है, तमाम तर दुनिया अब ये बात कर रही है। सलामती कौंसिल 2 बार उसकी मीटिंग हो चुकी है, एक बार उन्होंने उस पर एक मुतनाज़ चीज़ दिलवाने की कोशिश की, वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब ज़रा हम वापस आएंगे और जो बात अभी सजाद अनवर साहब कहते हैं उस पर भी बात करूँगा। फिर अब्दुल्ला गुल साहब एक बड़ी अहम पहलू पर बात करके गए कि हमें अब सिफारती फ्रंट पर यही मौका है कि पूरी दुनिया को इस पर इकट्ठा करने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं कि भारत जिस किस्म की जारियत कर रहा है। तो ज़रा वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर साहब, हम इस पर ज़रा बात करेंगे। अभी एजाज साहब ने भी बात की, सजाद भाई ने भी बात की, इन दोनों चीज़ों पर बड़ी अहम गुफ्तगू थी। हम अपने हिसाब से अपनी तैयारी देखें, आपने भी जिक्र किया कि बॉर्डर्स पर टेंशन, बिला इश्तियाल फायरिंग, ये पुराना वतीरा है भारत का, आम शहरी को आबादी को निशाना बनाना। हमें इस वक्त अपनी तैयारी में क्या चीज़ें देखनी होंगी? हमें अपने पानी के बचाव और अपने पानी का हक महफूज रखने के लिए क्या करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें इंडिया की अभी मुकम्मल जो है ना पहचान हो जानी चाहिए कि वो क्या है और वो क्या करता है, और उसके टूल्स जो है वो बार बार जो पाकिस्तान के खिलाफ करता है वो क्या है। सबटाज एंड सर्वर्जन, प्रोपेगेंडा वॉर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फेक न्यूज़, नैरेटिव बिल्डिंग, वाटर टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर और प्रोवोकेशंस, ये वो करता है और करता आ रहा है और कल भी यही करेगा। और वो क्यों कामयाब होता है? क्योंकि हमारी पॉलिसी आज तक जो है डिफेंसिव, अपोलोजेटिक है और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, जिसकी वजह से हम एक किस्म के सॉफ्ट स्टेट बने रहे हैं, और इस सॉफ्ट स्टेट की वजह से हमारी अंदरूनी वल्नरेबिलिटीज की वजह से उसको वो भरपूर अंदाज में जो है वो एक्सप्लॉइट करता रहा है। आज भी जो उसने जो इतनी बड़ी जो ये कार्रवाई की है वो यही समझा कि पाकिस्तान अभी तक जो है वो ये सॉफ्ट स्टेट है। ये नहीं उसको ख्याल आया कि अब वो ये सॉफ्ट से हार्ड स्टेट की तरफ ट्रांसफॉर्म करता हुआ जा रहा है, और ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान जो है अब ये उभर रहा है। उसको ख्याल नहीं था कि जी इकोनॉमी जो डिफॉल्ट पे चली गई थी ये दोबारा उभरेगी। उसको ये तवक्को नहीं थी कि जो टेररिज्म के ऊपर जो है इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल किए और खर्च किए, आज उनको तकरीबन तोड़ा जा रहा है और कह रहे हैं कि इस साल ही हमने इस फितना खारिज को जो है ना ख़त्म कर देना है, टेररिज्म की जड़ से हमने ये उखाड़ देना है। ये उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई कि यही तो मेरा एक मेजर टूल है जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान को दबाई रखा है। जहाँ तक वाटर टेररिज्म की बात है, ये तो बड़ी पुरानी है, इसकी लेट 80s से उसने ये शुरू किया। उसने यके बाद दिगरे डैम्स बनाने शुरू किए, वो उसके ऊपर कितनी हमने लिखाई की, कितनी बातचीत हुई, न ये कि उसने अपने डैम बनाए, अब उन्होंने हमें कालाबाग डैम तक भी बनाने नहीं दिया। और ये जितने ये डैम इसने बनाए क्यों बनाए? मिलिट्री पर्पस एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए कि जी या मैं इनका पानी रोक दूंगा जब उनको जरूरत होगी फसलों के लिए, या मैं फ्लड्स कर दूंगा जब मुझे उसका जो है ये फायदा होगा। ये दोनों चीजें उसने इन डैम्स के जरिए जो है ये हासिल करने की ये कोशिश की है। और ये सिंध तास का जो है ये भी आज की बात नहीं है, ये भी यो काफी साल 1.5 साल तो ये हो गया है कि वो आस्ता आस्ता जो है थ्रेट कर रहा था कि मैं एक एक बूंद जो है
मैं पानी से तरसाऊंगा पाकिस्तान को। और आज उसको जब आशीर्वाद मिली तो उसने ये की। लेकिन मैं इधर सिर्फ एक बात ये ऐड करूंगा कि ये एक सिंबॉलिक है, इम्प्रैक्टिकल और अनफीजेबल है। ठीक है कि ये कुछ मुद्दत के लिए मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत पानी जो है ये कंट्रोल करके ये कम कर देगा, बंद नहीं कर सकता, ये इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। ये सब ने जो माहिर हैं वाटर पानी के, वो ये कह रहे हैं 15 से 20 साल का प्रोजेक्ट है। अगर ये अभी ये बंद करना शुरू जो किया इसने बगलार और सलाल का, तो ये तो जो हमारे जो वेस्टर्न रिवर्स का जो 7% जो वो इस्तेमाल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री थी, वो भी खर्च नहीं कर सक रहा। तो ये पानी कहाँ जाएगा? अपने इलाके में जा जो है ना उसको इनंडेट करेगा और फ्लड करेगा, तो उनको सारा ये नुकसान होगा। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये वो कर ही नहीं सकता। ये वो हमें प्रोवोक कर रहा है। जब ये देखा है कि मैं हर फ्रंट के ऊपर हार गया हूँ और मेरी डिफीट है और मुझे फिर ह्यूमिलेशन फिर उठानी पड़ रही है, तो मैं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो फिर उसने ये एक बार किया है और उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे बताया था कि हमने भी टारगेट कर दिए हुए हैं। अभी ये 2 दिनों में हमने 2 किस्म के मिसाइल जो हमने ये किए हैं, फतेह और अब्दाली और उससे पहले नसर, ये तीनों का क्या मकसद है? इनका मकसद यही है बैटल ऑफ फ्रंटियर, जो उसने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जो हवा बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसने आज एक ये ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश में है कि मैं लिमिटेड वॉर करूं इन आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान। ये उसका तोड़ है। ये तीनों में जो है हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी रेडिएशन बड़ी कंट्रोल्ड होती है और ये ब्रिगेड लेवल तक जो है ना उसको ऑथराइज होता है। तो ये जो है उसके वो ख्वाब जो है वो भी हमने अधूरा करके हवा में ये उड़ा दिया है। हर लिहाज से हम ये तैयार हैं। इस वक्त जो है हम न ये कि फायर पावर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम उतने अच्छे हैं, बल्कि जहां तक हमारी तैयारी है और जो हमारी ऑपरेशनल प्रेपरेटनेस, और सबसे बढ़ के बात यह है कि वॉरियर स्पिरिट एंड विल टू फाइट एंड डाई, ये हम में है, उनमें किसी सर्विस में नहीं है। बेहतरीन बात, आपने काफ़ी डिटेल हमें सर काफ़ी चीज़ें बताई। हरबी तैयारियां आपने बड़ी अच्छे तरीके से हमें बताई भी और अंदाज़ा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली इक्विप्ड हैं। सजाद अहमद साहब, इस वक्त रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, चाइना और अमेरिका और रशिया, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है इस सिचुएशन में, और क्या यूनाइटेड नेशन का रोल वाकई किसी अहमियत का हामिल है? देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई जंगी फोर्स तो नहीं होती ना कि वो किसी को जाके कहीं पे मुदाखलत कर दे। वो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर वो किसी काज को समझते हैं कि ये जस्ट है, ये मुनसफाना है, तो उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल ने कल बात की पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी, तो ये हौसला अफजा है। उन्होंने इंडिया के यकतरफा प्रोपेगंडे को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने ये कहा है कि सारे गुफ्तगू जो है वो सारे इश्यूज जो हैं वो गुफ्तगू के ज़रिए हल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस हद तक तो एक पॉजिटिव रोल है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि वो ऑल टुगेदर इंडिया के साथ नहीं गए जैसा कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। और वैसे भी आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ने कितनी मदद की वहाँ पे गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की, लेकिन वो कुछ उस तरह की टेंजिबल सपोर्ट नहीं होती कि वो उस जंग को रोक सके। तो दूसरी बात यह है कि चाइना का तो बहुत विटल रोल है ना पाकिस्तान इस जंग को। अरसलान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया पाकिस्तान की बाईलैटरल जंग नहीं रही, अब ये मल्टी लैटरल जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है, चीन के हमारे साथ खड़े होने की वजह से और तुर्की का कराची पहुंचने की वजह से, और इवन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, या जो मलेशिया की हुकूमत ने कहा, या जो इससे पहले हमारे सऊदी अरब की तरफ से दोनों तरफ डिप्लोमेसी हुई, फिर ईरान की तरफ से, अरब मुल्कों से। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो डिप्लोमेटिकली हम समझते थे कि पाकिस्तान
कि इंडिया के मुकाबले पे से उतनी नहीं है, हालांकि ऐसी बात नज़र नहीं आई है। आज तो इंडिया से आवाज़ें उठ के आ रही हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, इंडिया को वो सपोर्ट ना अमेरिका से मिल रही है, ना यूरोप से मिल रही है, ना मिडल ईस्ट से मिल रही है। जो रूस की बात कही गई, रूस के बारे में तो रूसी हथियार जो हैं वो क्लासिकली इंडिया के पास हमेशा से रूस का ही वेपन रहा है, और उसके बारे में खुद इंडियन एनालिस्ट जो हैं उनके वो कह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन जंग में एक्सपोज हो गया रशिया की सारी वेपनरी, उनका ख्याल है कि ये इस जंग में भी वो कारगर साबित नहीं होगी, और बड़े पैमाने पे जो आर्टिलरी है उनकी वो रशियन आर्टिलरी है। और फिर रशिया ने भी अभी जो कोई इस तरह का सिग्नल नहीं दिया अभी तक इंडिया को, जिस तरह का चीन ने पाकिस्तान को दिया है। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। इंटरनेशनल 3-4 धड़े पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बाकी लोग जो दरमियान में हैं, जो ना इंडिया के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है, वो पीस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का ये जो बयानिया था या जो नैरेटिव था वो बाहर भी नहीं पिटा, खुद इंडिया के अंदर भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के रवैये को। और फिर वहाँ पे ये पहलगाम वाक़े की वजह से जो मुसलमानों के साथ वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में, और फिर हत्ता के वो जो खातून हैं जिनके शौहर जो थे वो फौजी अफसर थे और वो इस पहलगाम वाक़े में हलाक हुए हैं, उनकी बेगम ने कहा जाता है ना कि वो तो मातम पे बैठी, लेकिन उसने भी कहा कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलमान भाइयों पे जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं ये काबिल मज़म्मत है। तो भारत के अंदर भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोपोर्शनली एक बहुत बड़ी आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही हैं इस जंग के ख़िलाफ़, और ख़ुद इंडियन मिलिट्री के जो साबिक़बाज़ अफसर हैं और कुछ के बारे में ये भी खबरें हैं कि जो मौजूदा हैं जिनको जबरी रिटायर किया गया, वो इसको समझते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैंने बाज़ पुराने अफसरों की क्लिप्स देखे, उन्होंने कहा ये पहलगाम जिस जगह पे हुआ वहाँ पे तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रहती थी और इंटेलिजेंस सर्विलियंस थी, इस तरह का वाक़या हो ही नहीं सकता था। तो बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ खुद इंडिया के अंदर भी, और इंटरनेशनली पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी है। एजाज साहब, इंडिया ने जिस तरह से एजिटेशन शुरू की थी, जिस तरह से उन्होंने जारहाना इक़दाम शुरू किए थे, बयानात अब भी आ रहे हैं। एक तो डिले टैक्टिक्स किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या वाकई में बैकफुट पे चला गया इंडिया? दूसरा, हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट, कैसे हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम हुआ है, एक तो ज़रा ये बताइएगा। तीसरा ये सर कि जो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की खुद इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे खालिस्तान तहरीक, उससे कितना ख़तरा है भारत को? देखिए अरसलान, ये तो सारी दुनिया जानती है भारत के जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम हैं वो तो आज की बात नहीं है, लेकिन पहले दुनिया खड़ी हो जाया करती थी भारत के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दबाव में लाना होता था, या पाकिस्तान से और उस ज़माने में जो अफगानिस्तान की जंग थी या उससे पहले जब वो कोल्ड वॉर के 2 ब्लॉक थे वहाँ को मदद चाहिए होती थी, तो इसलिए दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखाई देती थी कि पाकिस्तान शायद आलमी दबाव का सामना करके फिर वो आलमी ताकतों की बात मान ले, या उस ब्लॉक में ना जाए जहाँ रशिया खड़ा है, या और कुछ मसाइल होते थे। लेकिन भारत अब एक बात भूल गया, भारत ने उन तौसीफ पसंदा अज़ाइम जो है भारत के, वो उस जोन में भी वो बहुत आगे निकल गया। आप पिछले 2-3 साल से देख लीजिए ना कि हो क्या रहा है। कैनेडियन पार्लियामेंट उसके खिलाफ खड़ी हुई, कनाडा में भारत ने कत्ल कराने की कोशिश की सिखों को, बरतानिया में भी उन्होंने एक ऐसी कोशिश की, फिर बीबीसी के दफातर बंद कर दिए उसने, एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर बंद कर दिए उसने, दीवार के दफातर बंद करने की कोशिश की, फिर अमेरिका में कत्ल कराने की कोशिश की जिसका एक मुकदमा भी अमेरिकी अदालत में चल रहा है। तो भारतीय क़यादत इस वक्त एक तो वो सब कुछ भूल गई, वो सारी चीज़ें उसकी मद्देनजर नहीं रही और वो गलती कर गई। दूसरा ये हुआ है कि जो मोदी सरकार थी, मोदी सरकार ये भूल गए कि इस वक्त वो एक अलायंस के वज़ीर-ए-आज़म हैं। बीजेपी की को वो अक्सरियत नहीं मिली थी जिसकी वो तमन्ना कर रहे थे,
और कांग्रेस ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बाकी पार्टियों ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, तो उनको वो एक स्ट्रांग अपोजिशन मिली इस फॉल्स फ्लैग में। 2019 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। 2019 में भारत से वो मुखालिफाना आवाजें उस तरह नहीं उठी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी, पाकिस्तान आर्मी ने उस वक्त भी भारत पर ये बहुत वादे किया था कि हम आपको अपनी चॉइस की जगह और वक्त पर जवाब देंगे, और वो जवाब देकर दिखाया था। लेकिन अब एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि वो मुखालिफाना आवाजें उठना शुरू हुई, तीसरा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है पिछले कुछ अरसे से, वो बहुत राइट डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान ने बुलंद बाग दावे करने के बजाय दुनिया के साथ, अच्छा पहले पाकिस्तान एड मांगा करता था, पिछले कुछ अरसे से 2-3 साल से, जब से पीटीएम की पिछली हुकूमत थी, उसके बाद से पाकिस्तान का ये नारा बदला, और पाकिस्तान ने कहा एड नहीं, ट्रेड करें हमारे साथ, और दुनिया को ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। तो इस वजह से जब ये जो फिनोमिना है, इससे पाकिस्तान की पोजीशन यकसर चेंज हो गई और इंडिया की पोजीशन भी यकसर चेंज हो गई। और यही वजह है कि मोदी, अच्छा फिर इस बार, पहले भी ऐसा हुआ कि भारत ने पहले उड़ी में का जो था मामला, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो कोई तकरीबन 150 किलोमीटर जो है वो दरिया में ठंड में, नवंबर की ठंड में वो जो है वो तैरते हुए चले गए थे भारत, तो उसको कौन मानता है। फिर उसके बाद उन्होंने पुलवामा का किया, उसमें भी वो सबूत नहीं दे सका। समझौता एक्सप्रेस उसने जलाई, उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन से वो भाग रहा है। मुंबई अटैक में दुनिया उसके साथ खड़ी हुई, लेकिन वो पाकिस्तानी कमीशन को जाने नहीं दे रहा। तो दुनिया ये सारी चीजें देखती है ना, दुनिया ये सारी चीजें देख रही है। फिर भारत के खिलाफ जब 5 आइज की रिपोर्ट आ गई, कैनेडियन पार्लियामेंट खड़ी हो गई, अमेरिकन कोर्ट में केस चला गया, तो दुनिया के पास अब कोई जवाब नहीं था कि भारत की बेबुनियाद बातों पर खामोश रहे, तो दुनिया को साइड लेनी थी। और वो ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। चीन ने, जैसे सजाद अनवर ने कहा कि अब ये ट्राइलेटरल जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए भी, हालांकि अमेरिकी नायब ठीक सदर हो गया वहां मौजूद थे। एजाज साहब, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बेहतर तरीके से अपना बयानिया भी पेश कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान बेहतर तरीके से जो हक़ाइक़ है वो दुनिया के सामने रख रहा है। एजाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सजाद अनवर साहब का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।